हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पेपर 1 और भी स्ट्रांग हो, यानी उसमें आप और ज़्यादा स्कोरिंग कर सको, सो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं आपके 1 से लेकर 10 यूनिट तक के कंप्लीट आपका एक तरीके से प्रैक्टिस, यानी जितने भी आपके 10 यूनिट्स हैं, चाहे उसमें आपका रिसर्च हो, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन हो, इवन मैं बात करूँ रीजनिंग, आपका सभी जो आपके यूनिट्स हैं वो सभी यूनिट्स को आज के सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। यानी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करेंगे जिसमें आपके पीवाईक्यू भी शामिल होंगे, उसके साथ साथ जो न्यू पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी मैंने आज के इस सेशन में इंक्लूड किया है। सो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि जिसमें हम 10 के 10 यूनिट्स कवर करते हैं, बट यहाँ पे आपको कंप्लीट एक तरीके से क्लास मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि जितना आप पेपर 2 को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी अपना जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ आपको पेपर 1 में भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। तभी आपका एक तरीके से JR क्वालिफाई होगा। अच्छे मार्क्स के लिए हमें दोनों पेपर पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का मुख्य उद्देश्य है। तो स्वयं प्रभा, इन सब के बारे में आपसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका पूछा गया जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्वयं का क्या है। एंड आपके जो ऑप्शंस हैं आपके सामने वो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, बी है शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता प्राप्त करना, सी है उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करना, और डी है प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना। तो ये आपको स्वयं का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट बात की जाए तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में और भी डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि स्वयं के बारे में जो और चीज़ें आने की संभावना है वो भी हमारी क्लियर हो जाए। तो देखिएगा जो स्वयं है यानी स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग, जो आपका माइंड है वो भारत द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य देश के सभी जो छात्र हैं, विशेषकर वंचितों, ठीक है, जो एक तरीके से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन पहुंचाना है। इसका लक्ष्य क्या है, शिक्षा में पहुंच, जिसकी हमने बात की, जो हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था, समानता और गुणवत्ता के 3 कार्डिनल सिद्धांतों को प्राप्त करना है। और ये क्या है कि आपका 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर, यानी आपका जिसे हम PG कहते हैं, MA कहते हैं, इन पाठ्यक्रमों को मुक्त ऑनलाइन प्रदान करना। यानी ये मुक्त ऑनलाइन एक तरीके से स्टडी पोर्टल है, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको स्वयं के बारे में पता चल गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसर्च से रिलेटेड है और पूछा गया है आपसे प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अनुसंधान यानी रिसर्च की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले आता है। तो रिसर्च में आपका जो प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस है, उसमें कौन सा चरण सबसे पहले आता है। आपके ऑप्शंस है डेटा संग्रह, बी है समस्या का निरूपण, सी है परिकल्पना का निर्माण, और डी है अनुसंधान डिजाइन का चयन। क्वेश्चंस जितने भी आज के सेशन में हम करेंगे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने PYQ ऑलरेडी करा है, आपको पता होगा किस तरीके के प्रश्न आपके UGC नेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं। और पेपर 1 का मैं ये कहूँगी कि पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आपको स्पेशली फोकस करना चाहिए। जैसे आपका रिसर्च है, ये आपके पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 आपके होम साइंस में भी आपका पूछा जाता है। ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। देखिएगा यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आई होप आप सभी स्टूडेंट ने अपना अपना राइट आंसर दिया है। ऑप्शन जो बी है यानी समस्या का निरूपण, ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं
किसी भी शोध कार्य का आरंभ एक समस्या की पहचान और निरूपण से होता है, यानी आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सबसे पहले आपका आता है। जब समस्या स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती तो शोध की दिशा एक तरीके से निर्धारित नहीं। जब आप समस्या को ही नहीं जानेंगे तो आगे का प्रोसेस कैसे काम करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, समस्या निरूपण है, फिर आपका साहित्य समीक्षा, परिकल्पना निर्माण, अनुसंधान, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और आपका लास्ट में सामान्यीकरण आता है। तो ये पूरा आपका क्रम वाइज चलता है। कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको सीक्वेंस लगाने के लिए पूछे जाते हैं कि आप इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो इस तरीके से कि पहले आपका आइडेंटिफाई होगा आपका प्रॉब्लम, उसके बाद हाइपोथेसिस होगा, मतलब आपका साहित्य समीक्षा होगा, ठीक है। फिर देन आपका हाइपोथेसिस वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने पूछा गया है, कक्षा संचार यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक प्रभावी शिक्षक को मुख्य रूप से किससे बचना चाहिए। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक प्रभावी शिक्षक को मुख्य रूप से किससे बचना चाहिए। आपके जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। ऑप्शन है छात्रों को प्रतिक्रिया यानी फीडबैक प्रदान करना, बी है स्पष्ट और भ्रामक शब्दावली का प्रयोग करना, सी है विचारों की स्पष्ट प्रस्तुति और डी है विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है कि कक्षा में यानी जो आपका कक्षा संचार है उसमें एक प्रभावी शिक्षक को मुख्य रूप से किससे बचना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो आपके चारों ऑप्शंस हैं उसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान करना, भाई फीडबैक तो आप दोगे ही, ये तो आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। विचारों की स्पष्ट प्रस्तुति बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो यानी ये भी आपका सही है। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स वगैरह, ये भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन ये आप जो ऑप्शन बी में दिया है कि आप अस्पष्ट और भ्रामक शब्दावली का प्रयोग करेंगे, ये आपको नहीं करना है। जब अस्पष्ट रहेगा तो बच्चों को समझ में क्या आएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट नहीं है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कक्षा संचार में जो आपका है वो आपका स्पष्टता यानी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया है अस्पष्ट होना चाहिए। तो एक शिक्षक को हमेशा ऐसी शब्दावली का प्रयोग से बचना चाहिए जो अस्पष्ट हो और छात्रों में भ्रम पैदा करे। भाई कन्फ्यूज़न होगा तो छात्र समझ ही क्या पाएंगे, ठीक है। तो अस्पष्टता एक प्रमुख संचार बाधा है यानी कम्युनिकेशन बैरियर है, जो संदेश के सही अर्थ को समझने में एक तरीके से रुकावट है, इसलिए क्लैरिटी ज़रूरी है। और यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, यहाँ एक तरीके से कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न से बच्चे को क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस नहीं है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। मैंने नहीं है देखा ही नहीं। सो ऑप्शन है आपके कीबोर्ड, बी है माउस, सी है प्रिंटर और डी है स्कैनर। बताइएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। सो देखिएगा, इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा या निर्देश दर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। प्रिंटर की बात करें तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, जिसका आपका यूज़ कंप्यूटर से संसाधित जो आपका डेटा है उसको हार्ड कॉपी में आपका एक तरीके से प्रदर्शित करने का होता है, ठीक है। चलिएगा, अब जो आपका आएगा वो आपका पीपल डेवलपमेंट और आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने पूछा गया, शायद ऑप्शन डी आपका लास्ट नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। सो क्वेश्चन है आपका, विश्वव्यापी ऊष्मन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका डी है आर्गन, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा। जो लास्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी वो था आर्गन, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 का करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, यानी
आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती है, जिससे विश्वव्यापी ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग आपका होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके सामने पूछा गया है, शिक्षण के किस स्तर को चिंतनशील स्तर के रूप में जाना जाता है। तो 3 स्तर उन्होंने बताए हैं, तो उनमें से जो आपका चिंतनशील स्तर है वो आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्मृति स्तर, बी है समझ स्तर, सी है स्वायत्त विकास स्तर और डी है उपर्युक्त सभी। बताइएगा, शिक्षण के किस स्तर को चिंतनशील स्तर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है? सो ये जो है इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एक आपका इस मेमोरी स्तर, एक का अंडरस्टैंडिंग और आपका एक तो चिंतनशील स्तर। तो शिक्षण का जो आपका चिंतनशील स्तर है वो छात्रों को समस्याओं को पहचानने, उनके समाधान खोजने और आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करता है। यानी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसका सल्यूशन निकालना है, कैसे थिंकिंग करना है, ये सारी चीज़ें। तो इसे सबसे उच्चतम स्तर का शिक्षण माना जाता है और हंट ने इसे स्वायत्त विकास स्तर भी कहा है। ठीक है, क्वेश्चन 7, ऑप्शंस नीचे हैं, हम लोग ऑप्शंस बाद में देख लेंगे। सो क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहता है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप से शामिल करना चाहता है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपसे पूछा जा रहा है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ए व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना, बी है चर्चा सत्रों और समूह गतिविधियों का आयोजन करना, सी है बार बार औपचारिक परीक्षाएं लेना और डी है नोट्स को ब्लैक बोर्ड पर कॉपी करना। सो बताइएगा कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहता है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चों का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो आपका हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपका तरीका है वो आपसे पूछा जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, चर्चा सत्रों और समूह गतिविधियों का आयोजन करना। ऑप्शन जो बी है ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देखिएगा, एक तरीके से केवल लेक्चर मेथड सही नहीं है। ठीक है, वहीं बार बार औपचारिक परीक्षाएं लेना ये भी सही नहीं है, नोट्स को ब्लैक बोर्ड पर कॉपी करना ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली आपका सेम क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है। यानी कौन सा एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है। आपके ऑप्शंस हैं, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, बी है व्यवस्थित नमूनाकरण, सी है कोटा नमूनाकरण और डी है स्थिरीकृत नमूनाकरण। बताइएगा, सैम्पलिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी जो आपका सैम्पलिंग मेथड है वो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। बताइएगा स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कोटा नमूनाकरण। कोटा आपका एक तरीके से सैम्पलिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सो गैर संभाव्यता नमूनाकरण में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती। कोटा आपका सुविधाजनक और जो आपका स्नोबॉल है नमूनाकरण इसके आपके उदाहरण हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें है, एक शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को साहित्य की चोरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को साहित्य की चोरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। एंड आपके ऑप्शंस हैं, रिपोर्ट में केवल प्राथमिक डेटा का उपयोग करना, बी है आपका उपयोग किए गए सभी स्रोतों को उचित उद्धरण और संदर्भ देना, सी है केवल हिंदी भाषा में लिखना और डी है डेटा को हाथ से लिखना। चलेगा, बताइएगा एक शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को साहित्य की चोरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए।
देखो एक चीज़ तो आपको बहुत ही क्लियर होगी, जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो सिंपल सी बात है, जहां ओनली वाले ऑप्शंस आए आप पहले ही उनको आप क्या कर दें, हटा दें। तो ये आपका आंसर ऑलरेडी गलत ही हो गया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है कि जहां ओनली वाले हों तो वो ऑप्शंस आप ऑलरेडी हटा दें। तो ए एंड सी तो ऑलरेडी आपके कट हो गए। ठीक है, अब बी और डी में से आपको चूज़ करना है, और बी और डी में आप सोचिए कि कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है। डेटा को हाथ से लिखना ये कोई सही नहीं है, तो नेचुरल सी बात है ऑप्शन जो बी है वो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाता है, यानी उपयोग किए गए सभी स्रोतों का उचित उद्धरण और संदर्भ देना। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो साहित्य की चोरी दूसरों के काम या विचारों को बिना उचित श्रेय दिए अपना बताना, ठीक है, उसे कहा जाता है साहित्य की चोरी। चोरी मतलब ये नहीं कि सामान चुरा लेना, मतलब किसी ने कुछ आपका लिखा है, किसी ने कोई रिसर्च की है, आप हूबहू उसकी नकल कर ले रहे हैं, वो सारा चीज़ होता है। इससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि सभी स्रोतों को शोध रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उद्धृत और सूचीबद्ध करना, ये आपका सबसे मेन है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। कक्षा संचार में एक शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले इशारे और हाव भाव किसका उदाहरण है? तो जो आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसमें एक शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो इशारे हैं, जो हाव भाव हैं, ठीक है, उसका किसका उदाहरण है? मौखिक संचार, बी है गैर मौखिक संचार, सी है लिखित संचार, या फिर डी है इलेक्ट्रॉनिक संचार। सो क्वेश्चंस देखिएगा, जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं हम लगातार सेशन नहीं लेके आएंगे। पेपर 2 को तो हम इम्पोर्टेंस दे ही रहे हैं, वो हमारे लिए मेन है, लेकिन उसके साथ साथ यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आपके अच्छे स्कोर आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होने वाला है, वो है आपका बी गैर मौखिक संचार। आपका नॉन वर्बल जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गैर मौखिक संचार में शब्दों के बिना संदेशों का आदान प्रदान शामिल है। इसमें शारीरिक भाव यानी बॉडी लैंग्वेज, जैसे आपके हाव भाव, चेहरे के भाव, आँख से संपर्क यानी आई कांटेक्ट, और आपके पोस्चर्स वगैरह शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पूछा गया है, प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके बैरियर पूछा गया है। भौतिक शोर, बी है अर्थगत शोर, शब्दों के अर्थ में अस्पष्टता, ठीक है, और सी है आपका अत्यधिक जानकारी, और डी है रिसीवर की गरीबी। सो ये जो लास्ट ऑप्शन है तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। रिसीवर की गरीबी से क्या ही लेना देना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी अर्थगत जो आपका शोर है यानी शब्दों के अर्थ में अस्पष्टता, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो अर्थगत शोर तब उत्पन्न होता है जब प्रेषक यानी सेंडर और जो प्राप्त करता है यानी जो आपका रिसीवर है वो शब्दों के अलग अलग अर्थों की व्याख्या करते हैं, या आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड एक तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये संदेश को विकृत कर देता है और प्रभावी संचार में एक तरीके से बाधा है। अब यहाँ पे आपके लॉजिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन 1, 2 या 2, 3 ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में पूछे जाते हैं, तो मैंने रीजनिंग भी आज थोड़ा सा इंक्लूड किया है ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यदि आपका ए में आप जानते हैं अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग नंबरों में डिकोड किया जाता है, जैसे आपका ए हुआ तो 1, बी हुआ तो 2, सी हुआ तो 3, वैसे ही तो ए का 1, CAT का आपका 24, POLIC पुलिस का आपका मान क्या होगा? तो जैसे हम ए को 1 से डिकोड कर रहे हैं, CAT को आपका लिखा है 24, तो पुलिस का क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 51, 57, 59 एंड 61। ईजी है आपके लिए, बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन यानी जो हैं ये बहुत ईजी होते हैं और अच्छा लगता है इनको सॉल्व करने में। बताइएगा, कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है। अगर आप उनके नंबर रख पा रहे हैं, पी किस नंबर पे होगा, OLIC किस नंबर पे आएंगे, जैसे ए आपका 1 पे आता है,
वैसे ही आप, ठीक है। तो पहले तो आपको इन दोनों को सॉल्व कर, ये तो पता ही है, इसको सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा भाई 24 जैसे आया वैसे ही आपका इसमें भी आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका 12 का, आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दिया है एंड करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी 59, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख लो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ए को 1, बी को 2, है ना भाई, ए के ऊपर ऐसे करके हम लिखते चल जाते हैं, ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। जितने अल्फ़ाबेट्स हैं सभी के हमको नंबर्स याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम बैठ के लिखें, है ना, तो इस वजह से। बाकी आप लिख भी सकते हैं, A to Z लिख लीजिए, उसके ऊपर 1 2 3 करके लिख लीजिए, और ईजी हो जाता है, अगर सेम तरीके के क्वेश्चन और भी पूछे जा रहे हैं तो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का आपको 3 होता है, आपको पता है, ठीक है, A B C, ठीक। ए का 1, तो टी का क्या होता है आपका 20, आप जानते हैं, काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो CAT, सी का मान लो 3 हो गया आपका, ए का 1 हो गया और टी का हो गया 20, तो 3 + 1 + 20 कितना हुआ भाई 24 हुआ। वैसे ही सेम आपको करना है, पी का आपका 16 होता है, ओ का आपका 15 होता है, एल का 12, आई का 9 और सी का 3 होता है, और 5 ई का आपका 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो आपका टोटल आप प्लस प्लस कर दो, आपका आ जाएगा 59। सो इजी, है ना। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब जब ऐसे क्वेश्चंस करते जाओ और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो बहुत इजी लगता है। मतलब सिंपल सा है, जो आपके अल्फ़ाबेट्स नंबर है उनको आपको प्लस कर दिया गया है एंड आपका जो टोटल आ रहा है वही आपका मेन नंबर है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तर्क में कौन सा दोष, ठीक है, ठीक है, आपको दोस्त बताना है। जब से मैंने अपनी नई नीली शर्ट पहनना शुरू किया है मेरी किस्मत अच्छी रही है, इसलिए मेरी नीली शर्ट ही मेरी अच्छी किस्मत का क्या है, कारण है। ऐसे तर्क वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके ऑप्शंस की बात करें तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है आपका तार्किक द्वैतता, बी है व्यक्ति केंद्रित तर्क, सी है फिसलन ढलान और डी है कारण और कार्य की गलत धारणा। तो एक बार क्वेश्चन को फिर देखें और फिर बताएं राइट आंसर क्या होगा। एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ कि आपको दोस्त बताना है। जब से मैंने अपनी नीली शर्ट पहनना शुरू किया है मेरी किस्मत अच्छी रही है, इसलिए मेरी नीली शर्ट ही मेरी अच्छी किस्मत का कारण है। बताइएगा आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो स्टूडेंट, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लगातार सेशन लेती रहूं तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ कर दें और लोगों को शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ये उनके लिए भी क्लास फ़ायदेमंद साबित हो। सो बताइएगा स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन डी, कारण और कार्य का गलत एक तरीके से जो धारणा है वो है आपका राइट आंसर, ठीक है। सो ये दोष तब होता है जब कोई यह मान लेता है कि चूंकि घटना जो आपकी बी है घटना ए के बाद हुई है इसलिए ए बी का कारण है, ताकि उनके बीच कोई वास्तविक कारण संबंध नहीं होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है इसके बाद ये इसलिए कारण है। तो देखो कहने का मतलब है भाई सिंपल सा वो क्या कह रहा है, सिंपल सा वो यही कह रहे हैं कि जब से मैंने अपनी नीली शर्ट पहनना शुरू किया है मेरी किस्मत अच्छी रही है। मतलब नीली शर्ट पहनना शुरू की इसलिए किस्मत अच्छी है, मेरी नीली शर्ट ही मेरी अच्छी किस्मत का कारण है। मतलब नीली शर्ट नहीं पहनोगे तो किस्मत ही नहीं साथ देगी, है ना। तो इस तरीके से आपका कारण और कार्य की एक तरीके से क्या है ये गलत धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय तर्कशास्त्र, ठीक है, इंडियन लॉजिक के अनुसार किसी वस्तु की अनुपलब्धता का ज्ञान किस माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। एंड आपके ऑप्शंस हैं उपमान, बी है अर्थपति और सी है आपका अनुपलब्धि और डी है आपका शब्द। तो भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार किसी वस्तु की अनुपलब्धता का ज्ञान किस माध्यम से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, बट एनीवेज ऐसे क्वेश्चनों की अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आने लगेंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वो 1-2 क्वेश्चन ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा है अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम सारे क्वेश्चन आराम से कर पाते हैं। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन सी अनुपलब्धि, ठीक है।
ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। सो भारतीय दर्शन के न्याय स्कूल में अनुपलब्धि को ज्ञान प्राप्त करने के 6 साधनों यानी प्रमाण में से एक माना जाता है। यह किसी वस्तु की अनुपस्थिति यानी कमरे में कोई हाथी नहीं है कि ज्ञान से संबंधित है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोला जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, कंप्यूटर की गति को किस इकाई में मापा जाता है। ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं बाइट्स प्रति सेकेंड, बी है गीगा बाइट्स, सी है हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज और डी है हॉर्ट्ज डॉट्स प्रति इंच। तो कंप्यूटर की गति को किस इकाई में मापा जाता है, क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। ठीक है। तो कंप्यूटर की गति विशेष रूप से उसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक आपको हर्ट्ज का अर्थ है सीपीयू प्रति सेकेंड 1 अरब, ठीक है, यानी 1 बिलियन साइकिल एक तरीके से पूरा कर सकता है, पूरा इसका है। अब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, URL का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है एंड आपके ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, बी है यूनिफाइड रिसोर्स लैंग्वेज, सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डी है यूनिवर्सल रिसोर्स लाइब्रेरी। तो URL का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बताइएगा स्टूडेंट। सो इसका जो आपका फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर होगा। ओके। तो URL किसी नेटवर्क पर एक संसाधन जैसे आपका वेब पेज हो गया, छवि या फाइल का विशिष्ट पता यानी एड्रेस होता है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर सामग्री को खोजने के लिए एक तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है एडोब फोटोशॉप, सी है गूगल क्रोम एंड डी है लिनक्स। बताइएगा स्टूडेंट आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन जो आपका 17 है इसका आपका आंसर है आपका ऑप्शन डी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। इसके बारे में अगर हम जानें तो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और जिसे कोई भी उपयोगकर्ता देख, संशोधित और साझा कर सकता है। तो लिनक्स सबसे प्रसिद्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जबकि जो आपके अन्य जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो स्वामित्व सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने एंड ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखें क्वेश्चंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय सांद्रता कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है, एंड आपके ऑप्शंस हैं 0.01, बी है 0.05, सी है 0.10 एंड डी है 0.50। सो देखिएगा जो क्वेश्चन है 18 उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि ऑप्शंस आपके आराम से दिखाई दे। सो 18 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन ए 0.01। ठीक है। सो WHO ने आपके पेयजल में आर्सेनिक की सुरक्षित सीमा 0.01 ठीक है मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित की है। भारत में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा स्वीकार्य सीमा 0.05 है, लेकिन WHO की अनुशंसित सीमा अधिक सख्त है। ठीक है, तो अगर वैसे कहा जाएगा जैसे मान लो पूछ लिया जाए आपका BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो स्वीकार्य जो सीमा है वो आपका लास्ट ऑप्शन में है, जैसे 0.05। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर WHO की स्पेशली बात हो रही है जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है वो आपका 0.01 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने पूछा जा रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है।
ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं जैव विविधता का संरक्षण, बी है ओजोन परत का संरक्षण, सी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना एंड डी है खतरनाक कचरे को सीमा पर संचलन या संचालन। तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होने वाला है? सो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर है। सो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया। इसका जो आपका ईयर लिखा हुआ है वो आप ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। क्वेश्चन 20 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, जो आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, नेचुरल हैजार्ड नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं सुनामी, बी है आपका भूकंप, ठीक है, सी है आपका चक्रवात और डी है आपका परमाणु दुर्घटना। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा आपका कौन सा नहीं है? सुनामी, भूकंप, चक्रवात और आपका परमाणु दुर्घटना। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं भाई आपका सुनामी भी आपका प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, उसके साथ साथ आपका चक्रवात भी है, लेकिन जो डी है परमाणु दुर्घटना ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। न्यूक्लियर जो आपका एक्सीडेंट है वो आपका एक तरीके से नहीं है। तो परमाणु दुर्घटना आपका मानव प्रेरित या तकनीकी आपदा है, जबकि सुनामी, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी प्राकृतिक आपदा हैं। ज्वालामुखी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा स्थापित किया गया था? एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बी है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना और डी है यशवंत राय चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। तो आपसे पूछा गया भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है एंड आपके ऑप्शंस आपके सामने। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 21 का जो आपका राइट आंसर है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो आपका होने वाला है ऑप्शन आपका बी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भारत में स्थापित होने वाला पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में हैदराबाद में स्थापित आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था, जिसे बाद में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 एंड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER को वर्ष 2035 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ये जो NEP है 2020 इसमें आपसे पूछा गया है 2035 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 30%, 50%, 75% या फिर 100%। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका लक्ष्य है वो है आपका 50%, 50%। आपका ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर है। तो देखिएगा NEP 2020 का जो उद्देश्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% यानी 2018 की अगर हम डाटा की बात करें तो बढ़ाकर 50% करना है, जिसे 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का नहीं है?
तो कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का कार्य एक तरीके से नहीं है, ठीक है। एंड आपके ऑप्शंस हैं विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना, बी है विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना, सी है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और डी है नेट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करना। तो यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं है यूजीसी नेट का, ये आपसे पूछा गया है एंड आपके ऑप्शंस आपके सामने, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ बात करें तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना करना ये इसका कार्य नहीं है, बाकी विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करना ये इसका कार्य है। विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानकों का समन्वय निर्धारित करना और उनका रखरखाव करना ये भी आपका यूजीसी नेट का कार्य है, और नेट एग्जाम करवाना ये भी उसका काम है। सो यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका गलत है, जो कि हमसे पूछा गया था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा की जाती है। यूजीसी नेट एक वैधानिक निकाय है जो विश्वविद्यालय को वित्त पोषण यानी फंडिंग करता है और उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है, ताकि वह स्वयं विश्वविद्यालयों की स्थापना एक तरीके से नहीं करता, ये आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन है 24 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विशेषता नहीं, इससे मतलब एक तरीके से नहीं है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सो आधा क्वेश्चन ऊपर है, दूसरे पेज में दूसरा क्वेश्चन है, सो थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रही है। कौन सा कारक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित नहीं है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा गया है। एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, बी है शिक्षार्थी की परिपक्वता, सी है शिक्षण पद्धति का चुनाव और डी है शिक्षार्थी की प्रेरणा। तो फिर से एक बार मैं पढ़ देती हूँ कि कौन सा कारक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विशेषता से संबंधित नहीं है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है शिक्षण पद्धति का चुनाव। ऑप्शन जो सी है ये इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। शिक्षण पद्धति का चुनाव शिक्षक से संबंधित कारक है और यह शिक्षक द्वारा शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो पूर्व ज्ञान, परिपक्वता और प्रेरणा सीधे शिक्षार्थी की आंतरिक विशेषता और तत्परता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, शिक्षण की किस विधि में छात्र मुख्य रूप से निष्क्रिय श्रोता होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है केस स्टडी, बी है परियोजना विधि, सी है आपका व्याख्यान विधि और डी है रोल प्लेइंग। तो आपसे पूछा गया शिक्षण की किस विधि में छात्र मुख्य रूप से निष्क्रिय श्रोता होते हैं, निष्क्रिय, ठीक है, पैसिव, ठीक है। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। सो आंसर है व्याख्यान विधि। भाई लेक्चर मेथड में लेक्चर दिया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी मतलब छात्रों का एक तरीके से सक्रिय भागीदारी नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित होती है, जहां शिक्षक सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है और छात्र मुख्य रूप से नोट्स लेते हुए जानकारी को सुनते हैं। मतलब सुनने का काम छात्र का होता है, बोलने का काम शिक्षक का होता है। तो एक तरीके से बात करें तो छात्रों की कोई भी भागीदारी नहीं होती है, तो एक निष्क्रिय श्रोता आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट ये रहे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज के क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही लगातार सेशन लाती रहूं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होते हैं तो कई बार आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना इंपॉर्टेंट है। और लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अपनी एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।